खेती से भरे पहाड़ पर किस गांव वालों की खेती बाड़ी। तेज हवाओं की सनसनाहट, बर्फबारी का शोर और जानवरों के रंभाने की आवाजें। कुदरत का कहर सिर्फ घर नहीं तोड़ता, कभी कभी रिश्तों की असली औकात भी दिखा देता है। उस तूफानी रात जब मौत दरवाजे पर थी, सुंदरगढ़ में 2 हादसे हुए। एक घर टूटा और एक भरोसा। रुक्मिणी, तू पागल हो गई है। ये मलबा है, यहाँ कुछ नहीं बचा। मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त की गाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी है। मेरे साथ चलना है तो चल, वरना यहीं मर। और अम्मा, बाबूजी, किशन, इन्हें छोड़कर भागोगे? ये बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? कायर हो तुम बिरजू, अपनी औलाद का चेहरा तो देख लो। जान रही तो बहुत रिश्ते बनेंगे, अभी मुझे अपनी जान प्यारी है। बिरजू धक्का देकर अंधेरे में भाग जाता है। सावित्री अम्मा कीचड़ में सने पैरों के साथ पीछे से आती हैं। उनकी आवाज में कंपन नहीं, अंगारे हैं। जाने दे उसे रुक्मिणी, रोक मत। जो मुसीबत में साथ न दे वो अपना कैसा। आज से तू विधवा नहीं, इस घर की ढाल है। वो भाग रहा है, तू डट कर खड़ी रह। उठा अपना संदूक। उस रात रुक्मिणी ने पति के लिए आंसू नहीं बहाए। उसने अपनी बेटी चिक्की का हाथ थामा और जलते हुए घर की राख को माथे पर लगाकर कसम खाई कि अब वो किसी के भरोसे नहीं जिएगी। 6 महीने बाद नीलकंठ पर्वत टूटी झोपड़ी। बाहर चूल्हा जल रहा है जिसमें सिर्फ पानी उबल रहा है। चिक्की ठंड से खास रही है। पानी में 2 आलू हैं और खाने वाले 5। अम्मा, कब तक पत्थर उबाल कर पिएंगे? चिक्की कल से भूखी है। माँ, मुझे पुराने घर की याद आ रही है। वहाँ चूल्हे पर हलवा बनता था ना, यहाँ तो बस धुआं है। सो जा बेटा, सपनों में हलवा खा लेना। हकीकत में तो भगवान ने हमारी थाली छीन ली है। गौरी पास आकर अपना हिस्सा चिक्की की थाली में डालती है। जीजी, मेरा पेट भरा है। मैंने जंगल से कुछ कंदमूल खा लिए थे। ये चिक्की को दे दो। और चिक्की, याद रखना, हम यहाँ हलवे से भी मीठा कुछ उगाएंगे, बस थोड़ा सब्र। झूठ मत बोल छोटी, तेरी शक्ल बता रही है। तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये त्याग की देवी बनना बंद कर। अगर हम मरे तो तेरी इस उम्मीद की वजह से मरेंगे। तभी भैरव सेठ अपने गुर्गों के साथ आता है। उसके हाथ में एक पुराना बही खाता है। अरे ओ सावित्री, क्या दावत चल रही है? गरम पानी की दावत? सुना है बादलों में महल बना रही हो। ये बंजर पहाड़ तुम्हें क्या देगा? सिर्फ कफन के लिए पत्थर? सेठ जी, आप अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत? पुराना हिसाब कौन चुकाएगा? तुम्हारे बाप ने खाद के लिए कर्जा लिया था। अब वो खेत तो रहे नहीं, तो ये पहाड़ वाली जमीन मेरे नाम कर दो। बदले में शहर जाने का बस का किराया और 500 रुपए नगद दे दूंगा। आखिरी ऑफर है। रुक्मिणी दरांती हाथ में लेकर आगे आती है। उसकी आंखों में खून उतर आया है। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। ये जमीन हमारी आखिरी उम्मीद है। कर्जा भी चुकाएंगे और ब्याज भी, लेकिन अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ये दरांती फसल बाद में काटेगी। पहले। भैरव सेठ सहम के पीछे हट जाता है। पागल औरत, देख लेंगे। जब बच्चे भूख से मरेंगे तब मेरे ही पैरों में गिरोगी। नहीं बेटा, हम पत्थर से रोटी निकालेंगे। इस पहाड़ को भी झुकना पड़ेगा। 1 महीना और बीत गया। उन्होंने कुछ बीज बोए थे, लेकिन सीधी बर्फीली हवाओं ने उन्हें काला कर दिया। सब खत्म अम्मा, सब खत्म हो गया। इतनी मेहनत से क्यारियां बनाई थी, लेकिन रात की ठंडी हवा ने सब मार दिया। हम किसान हैं, पर शायद भगवान को मंजूर नहीं। मैंने कहा था ना गौरी, यहाँ कुछ नहीं होगा। हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। देखो, तुम्हारे ये हिमालयन गोल्ड के बीज भी मर गए। तभी एक जीप के रुकने की आवाज आती है। मेजर रणवीर लंगड़ाते हुए छड़ी के सहारे उतरते हैं। उन्होंने ये मंजर देखा। खड़े हो जाओ जवान। फौजी और किसान में एक ही फर्क होता है। फौजी सीमा पर मरता है और किसान खेत में, लेकिन रोता कोई नहीं है। साहब, आप कौन? और हम रोए नहीं तो क्या करें? कुदरत हमारे खिलाफ है। कुदरत खिलाफ नहीं, तुम बेवकूफ हो। 20 साल पहले मेरा गांव भी ऐसे ही एक तूफान में बह गया था। मेरी माँ भी ऐसे ही खेत में बैठी रो रही थी, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था कि तूफान से कैसे लड़ें। वो ठंड से मर गईं और मैं फौज में चला गया।
आज जब तुम्हें देखा तो लगा इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मैं तुम्हें अपनी मां की तरह हारने नहीं दूंगा। सावित्री अम्मा मेजर की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में एक समझ और सम्मान का भाव आता है। हाँ, तो हम क्या करें साहब, हवा रुकती नहीं। हवा को रोकना नहीं, मोड़ना है। दुश्मन सामने से वार कर रहा है और तुम सीना तान के खड़े हो। डिफेंस कहां है? फौज में हम संसाधनों का रोना नहीं रोते, जुगाड़ करते हैं। तुम्हारे घर में पुरानी साड़ियां हैं? साड़ियाँ? हाँ, बहुत है। तो बनाओ उनका चक्रव्यूह। उत्तर दिशा में जिधर से हवा आती है वहां मोटी साड़ियां बांधो और ऊपर हल्की शिफॉन की साड़ियां। हवा छन कर आएगी और गर्मी अंदर कैद रहेगी। इसे पॉली हाउस नहीं, साड़ी हाउस कहो। ये तुम्हारी मां की ममता की तरह फसल को ढक लेगा। मेजर साहब ने दिमाग दिया और बहुओं ने मेहनत। मेजर रणवीर, जो कभी सरहद पर देश की रक्षा करते थे, अब इन किसानों की फसल की रक्षा करने के लिए कमांडर बन गए थे। पूरे पहाड़ पर बांस गाड़े गए और रंग बिरंगी साड़ियां तान दी गई। 1 साल बाद साड़ियों के नीचे सब्जियां लहलहा रही हैं। भैरव सेठ ट्रक लेकर वापस आता है। वाह, मान गए बहुओं को। चलो, मैंने ट्रक मंगवा लिया है। सारी सब्जी मुझे दे दो। 10 रुपए किलो दूंगा। एहसान मान लो, वरना मंडी तक ले जाने का भाड़ा कौन देगा? 10 रुपए? शहर में ये ब्रोकली और जुगनी 100 रुपए की बिकती है सेठ। हमें बेवकूफ मत समझो। तो शहर ले जाओगी कैसे? उड़कर? पूरा ट्रांसपोर्ट मेरा है। मुझे नहीं बेचोगी तो यहीं सड़ जाएगा सब। जिद छोड़ो रुक्मणी। तभी रिया अपने कैमरा गियर के साथ वहां आती है। एक्सक्यूज मी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अंकल। मैंने अभी ये लाइव वीडियो डाला, द सारी ग्रीन हाउस ऑफ हिमालयाज। और देखिए, शहर के 3 बड़े होटलों ने एडवांस बुकिंग भेज दी है। वो अपनी गाड़ियां खुद भेजेंगे पिकअप के लिए। ये इंटरनेट वाला काम यहां भी? ये कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक सेठ जी। वक्त बदल गया है। अब निकलो यहां से, वरना मेरी छड़ी को पुरानी आदतें याद आ जाएंगी। और सुनिए सेठ जी, कर्जा अगले महीने ब्याज समेत आपके मुंह पर मारेंगे। अब जाइए। शाम का वक्त, घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। तभी एक कमजोर फटेहाल आदमी दरवाजे पर आता है। ये बिरजू है। उसके कपड़े गंदे हैं और आंखों में शर्मिंदगी। अम्मा, रुक्मिणी, मुझे माफ कर दो। शहर ने मुझे लूट लिया। वहां कोई अपना नहीं है। मुझे घर आने दो। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सावित्री अम्मा का हाथ उठता है पर वो रुक जाती हैं। बेटा, रुक जाइए अम्मा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। किस हक से आए हो? पति के हक से या बाप के? रुक्मिणी, मैं डर गया था। गलती हो गई। अब मैं सुधर गया हूँ। देखो, तुम लोगों ने कितना पैसा कमा लिया है। हम फिर से साथ रहेंगे। चिक्की, बेटी मेरे पास आ। बिरजू चिक्की को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन चिक्की डरकर मेजर साहब के पीछे छुप जाती है। ओहो, तो तुम परिवार के लिए नहीं, हमारी सफलता देखकर आए हो। जब चिक्की भूख से तड़प रही थी तब तुम कहाँ थे? जब भैरव सेठ हमारी इज्जत उछाल रहा था तब तुम कहाँ थे? हम औरतों ने अपनी साड़ियाँ फाड़कर खेत ढके, तुमने क्या किया? भाग गए। भैया, ये घर ईंटों का नहीं, भरोसे का बना है। और वो भरोसा आप उस रात बर्फ में दफन कर गए थे। तो क्या मुझे निकाल दोगी? मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। इस घर में अब कोई बड़ा या छोटा नहीं है। यहाँ सिर्फ वो रह सकता है जो मेहनत करना जानता हो। पति बनकर नहीं रह सकते, हक खो चुके हो। रहना है तो मजदूर बनकर रहो, खेत में काम करो, पसीना बहाओ। अगर इस मिट्टी ने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद मैं भी सोचूंगी। रुक्मिणी का ये दुर्गा रूप देखकर मेजर साहब ने भी मन ही मन सलाम ठोका। बिरजू ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि अब हक मांगना नहीं, कमाना पड़ेगा। उसने अपने शहर के जूते वहीं उतारे और नंगे पांव खेत की तरफ चल पड़ा। उसने फावड़ा उठाया और उसी पत्थर को काटने लगा जिसे देखकर वो कभी भाग गया था। उसकी आंखों से पसीना और आंसू एक साथ गिर रहे थे। रात का समय, चिक्की मेजर साहब की गोद में बैठी है। आसमान साफ है और तारे चमक रहे हैं। बिरजू दूर खेत में अलाव के पास अकेला बैठा है। रुक्मिणी दीदी,
आपने उसे माफ क्यों नहीं किया? वो पति है आपका, थोड़ा नरम हो सकती थी। देखो वो कितनी मेहनत कर रहा है। माफ कर देती तो वो फिर कमजोर पड़ जाता रिया। उसे ये सीखना होगा कि औरत जब घर बना सकती है तो बिना सहारे के चला भी सकती है। आज मेरा स्वाभिमान मेरे सिंदूर से बड़ा है। जिस दिन वो एक अच्छा पिता बन जाएगा उस दिन शायद पति भी बन जाए। सही कहा। गिरना गलत नहीं है, गिरकर न उठना गलत है। बिरजू को अभी उठना सीखना है। और तुम लोगों ने तो गिरने की परिभाषा ही बदल दी। नीलकंठ पर्वत अब सिर्फ सब्जियों के लिए नहीं बल्कि उन फौलादी इरादों के लिए जाना जाता है। मेजर का अनुशासन, गौरी की बुद्धि और रुक्मिणी का साहस, इन्होंने मिलकर बंजर को स्वर्ग बना दिया। बर्फ अब भी गिरती है, लेकिन अब वो फसलों को मारती नहीं बल्कि उन्हें बर्फ के फूल बनकर सजाती है। आपदि मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा रणांगणे, विनय भृत्य परीक्षा, दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। इसका अर्थ मुसीबत में दोस्त की, युद्ध में शूरवीर की और अकाल में दानी की परीक्षा होती है। लेकिन यहां मुसीबत ने एक साधारण बहू को योद्धा और एक बिखरे हुए परिवार को अजेय बना दिया। सर्दियों ने बरुआपुर को जैसे जमा दिया था। खेतों में बर्फ सी ओस, तालाब पर जम चुकी पतली परत और लोगों की सांसों से उठती भाप। ठंड ने खेती चौपट कर दी थी। गांव के नौजवान अब अलाव के पास ऊँघते दिखते। बरुआपुर गांव की ठंडी सुबह, खेतों में धुंध, लोग अलाव के पास बैठे हैं। इसलिए ही बस सर्दियों का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। काम धंधा रुक ही जाता है। हर जगह बस सर्दियों की हवा ही चल रही है। अब कर भी क्या सकते हैं? इस सर्दी की वजह से ही तो हम गर्मियों में अब के समय के लिए अनाज और राशन बचा कर रखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये मौसम तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देगा। इसी बात का तो दुख है। काम धंधा सब रुक जाता है। जो सर्दियों में हम सब घर पर रहते हैं उसकी भी दुगनी मेहनत करनी पड़ती है गर्मी में। और अगर 2-4 पैसे ज्यादा भी कमा लें तो वो बचते ही नहीं। अब कर भी क्या सकते हैं? ये परेशानी तो सबके साथ ही है। हाँ, आग भी देख रही हो हल्की हो गई। कितनी भी लकड़ी जला लो, ज्यादा देर तक रुकती ही नहीं है आग। अरे आप हर बात का गुस्सा क्यों यहाँ निकाल रहे हो? अब प्राकृतिक की देन है ठंड, इसमें आप या मैं कुछ भी कर थोड़ी सकते हैं। प्राकृतिक की देन है, समझ रहा हूँ, पर हमारा नुकसान कितना होता है। हम सबकी जिंदगी जैसे रुक ही जाती है। एक तो यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, अगर इंसान हिम्मत करके चले भी जाए काम करने, लेकिन ठंड उसकी हिम्मत तोड़ देती है। सब लोग ठंड से परेशान भी थे और कांप भी रहे थे। ऐसे ही रघुवीर भी अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठा होता है। बस यही दिन देखने थे। खेत में काम नहीं, बाजार में ग्राहक नहीं, सब ठंड ने रोक रखा है। ठंड आते ही जैसे कोई ग्रहण लग जाता है, हम सबकी जिंदगी रुक ही जाती है। अरे बेटा, सर्दी आई है तो मेहनत का नया तरीका निकालो। ठिठुरन में भी रोटी चाहिए ना। सही कहा काकी, पर तरीका कहाँ से लाएं? सब्जी की बेल तक सूख गई है क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है। खेत में लहराती हुई हवा चलती है, वहाँ तो कोई काम हो ही नहीं पाता है। कमला चाची, अगर खेत पर नहीं तो छत पर क्यों नहीं? छत पर? अरे ठंड में छत पर कौन जाएगा? हवा कान काटती है और छत खेत जितनी बड़ी थोड़ी होती है जो अब छत पर ही हम सब खेती करना शुरू कर दें। मशरूम ठंड में ही उगता है। पुराने अखबार, टोकरियां, थोड़ी नमी, बस वही चाहिए। हम सब अपने घरों की छत पर मशरूम उगा सकते हैं। सच? ये सब बिना खेत के? हाँ चाची, छोटा शुरू करेंगे फिर पूरे गांव में फैलाएंगे। रघुवीर अपने परिवार के साथ मिलकर अब छत पर ही मशरूम की खेती करना शुरू कर देता है। अरे बेटा देख तो, मैं ठीक से कर रही हूँ ना। पहली बार मशरूम की खेती कर रही हूँ, और वो भी छत पर। मुझे तो आती भी नहीं है। अरे चाची, आती नहीं है तो क्या हुआ? सीख जाओगी आप भी। लेकिन छत पर ठंड कितनी लग रही है, धूप भी नहीं है। अरे चाची, चिंता क्यों कर रही हो? आपके लिए चाय बन रही है। और वो देखो, छत के उस कोने में आग भी जला रखी है। चलो वहां बैठते हैं। वाह बेटा, ये तो वाकई में बहुत अच्छा काम किया तूने। इसकी तो बहुत जरूरत भी थी। जाइए चाची, आप बैठिए, मैं थोड़ा सा काम बचा है वो निपटा कर आता हूँ। रघुवीर अब मशरूम की खेती शुरू कर देता है। रघुवीर को गांव के लोग अब देखने लगते हैं, पर ज्यादा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे भैया, ये तुम क्या कर रहे हो?
मैं तो मशरूम की खेती कर रहा हूँ। इस मोई ठंड की वजह से हम सबके काम रुक गए हैं और तुम हो कि बेफिक्र होकर छत पर खेती कर रहे हो। काम रुका नहीं है, बल्कि हमने रोका है। खेत पूरा खाली होता है, वहां ठंड और भी ज्यादा लगती है, लेकिन छत पर तो हम खेती कर ही सकते हैं ना। वो कैसे? बहुत आसान है। देखो, जैसा जैसा मैं कर रहा हूं तुम भी वैसे करते जाओ। सब मिलकर करेंगे, हमारे लिए ही अच्छा होगा। अगर सच में इससे हम सब गांव वालों को एक नई दिशा मिल सकती है तो मैं ये जरूर करूंगा। गांव वालों की आंखों में उम्मीद की छोटी सी लौ जलने लगी थी। बरुआपुर की ठंडी हवा में अब कुछ गर्माहट लौट आई। रघुवीर और कमला अपनी अपनी छत पर अखबार बिछा रहे होते हैं, टोकरियां जमा करते हैं। रघुवीर बेटा, ये जो गीला भूसा तू बोल रहा था वो इतना ही डालना है ना? हाँ चाची, बस इतना कि मशरूम को नमी मिले, पानी में डूबना नहीं चाहिए। देखो, बीज ऐसे छिड़कना है। भैया, ये मशरूम दिखेगा कैसा? फूल जैसा? जब निकलेगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे छत पर सफेद बादल उगाए हों। अरे कमला, तेरी छत से तो खुशबू आ रही है। क्या बिरयानी बना रही है या मशरूम? दोनों। रघुवीर का मशरूम बिरयानी में डाल दूंगी तो गांव का नाम चमका दूंगी। छोटे गांव की छतें अब प्रयोगशाला बन गईं। टोकरियां, अखबार और भूसे में उगते सफेद छोटे छोटे गोल मशरूम। ठंड में भी जीवन की हरियाली दिखने लगी थी। सरिता कमला की छत पर आई है। उसके हाथ में पालक के बीज हैं। कमला दीदी, सुना है तुम्हारे मशरूम बिक रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कुछ करूँ, पर मेरे घर की छत बड़ी धूप वाली है और बड़ी भी है, तो एक सब्जी तो उगा ही सकती हूँ मैं वहाँ। तो हरी सब्जी उगा ले। पालक, मेथी, धनिया सब ठंड की फसल है। मिट्टी थोड़ी लाकर टब में डाल दे। सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जियां हैं। हम कहीं बाहर से खरीदेंगे, इससे अच्छा तो यही होगा ना कि यहीं से लें, और तुम्हारी भी कमाई हो जाएगी। मिट्टी टब में? खेत छोड़ो, अब छत पर खेती। अरे, बरुआपुर की औरतें अब छतों से दुनिया चलाएंगी। बहुत बढ़िया। हरी सब्जियां, मशरूम, अब बस मछली की कमी है। मछली की? हम कुछ समझे नहीं। आप सब लोग ही इतने समझदार हो, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत ही नहीं है। सब खुद ही समझ जाते हो और ये भी समझ ही जाओगे। धीरे धीरे हर घर की छत हरी भरी दिखने लगी। सर्दियों में जहां खेत खाली थे, वही छतों पर हरियाली झूमने लगी। गांव के लोग जो सर्दी के मौसम में शांत और उदास रहते थे, वो सब अब खुशी खुशी काम कर रहे थे। कुछ दिनों बाद तालाब किनारे ठंडी सुबह भोलू मछुआरा बाल्टी में पानी भर रहा होता है। रघुवीर भाई, ये ठंड में मछली मर जाती है, पर मैं सोच रहा हूँ छत पर टंकी में छोटी मछली पाल लूं। वाह भोलू, ये तो कमाल का विचार है। मैं तुझे छोटे प्लास्टिक टैंक लाकर दूंगा, उसमें गर्म पानी डालना रहेगा। ठीक है, अगर चला तो सब लोग मुझसे सीखेंगे। अरे भोलू, देखना ठंड में मछली सो न जाए तेरी तरह। अगर सो भी गई तो पकने से पहले नहीं जागेगी दीदी। भोलू का प्रयोग सफल हुआ। गांव वालों ने पहली बार देखा कि सर्दियों में भी मछली पालना मुमकिन है। अब बरुआपुर की छतों पर सब्जियां, मशरूम और मछलियां साथ साथ पल रही थीं। रघुवीर अपने पुराने लैपटॉप पर बैठा है। कमला और सरिता पास में हैं। हमारा सारा माल अब ऑनलाइन भी बिकेगा। नाम रखेंगे छत बाजार। लोग देखेंगे कि बरुआपुर ठंड में भी गर्म मेहनत करता है। ऑनलाइन मतलब फोन में दुकान? हाँ चाची, मैं फोटो डालूंगा मशरूम की, सब्जियों की, मछली की। शहर वाले ऑर्डर देंगे। वाह, फिर तो हम सब छोटे छोटे व्यापारी बन जाएंगे। अब तो लग रहा है हमारी छत ही बरुआपुर का नया बाजार बन गई। काकी, अभी तो बस शुरू हो रही हैं चीजें। धीरे धीरे ऐसे ही हम सबको और भी आगे बढ़ना है। अच्छा बेटा, ये जो तुम ऑनलाइन करने को बोल रहे थे, वो कब से करोगे? मतलब आज से ही होगा ना? अरे वाह काकी, आप तो बिजनेस में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहती। कोई बात नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए। और हां, आज ही मैं पेज बना रहा हूं। सबकी सब्जियां, हरी सब्जी, मछली की फोटो मैं भी डालूंगा। मैंने कई वीडियो भी बनाई थी, वो भी डाल दूंगा। लोगों को भी दिखेगा कि हम सब कितनी मेहनत कर रहे हैं। बरुआपुर अब ठंड में भी गूंजने लगा।
गांव के बच्चे मोबाइल से फोटो खींचते, औरतें छतों पर काम करती और हर शाम छत बाजार के ऑर्डर की गिनती होती। पंचायत चौपाल पर मुखिया शंकर चौधरी बैठे होते हैं। ये सब नई नई बातें, छत पर खेती, मछली के टैंक, अगर किसी की छत गिर गई तो? चौधरी जी, हमने सब माप कर किया है, रघुवीर ने सब सिखाया है, और देखिए अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोते। हम सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं। गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर सच में इतना फायदा है तो पूरे गांव में फैलाओ। बरुआपुर का नाम होना चाहिए। कुछ हफ्तों में बरुआपुर का छत व्यापार अखबारों में छप गया। पत्रकार आए, वीडियो बने और शहरों से ऑर्डर बढ़ने लगे। ठंड की धूप में छतों पर सफेद मशरूम, हरी सब्जियां और छोटे टैंक में मछलियां चमक रही हैं। भैया देखो, हमारे मशरूम की फोटो अखबार में है। हाँ मुनिया, अब बरुआपुर ठंड में भी गर्मी फैलाएगा, मेहनत की गर्मी। जब सबने मिलकर काम किया तो ठंड भी हार गई। अब तो सर्दी का इंतजार रहेगा, क्योंकि ठंड में छतों पर हमारी रोजी उगती है। अब हम सब आत्मनिर्भर भी हैं और हमारी राह अब हमारे सामने ही है। हम सब अब न रुकने वाले हैं और न ही झुकने वाले। बरुआपुर की छतों से उठती भाप अब मेहनत की मिसाल बन चुकी थी। मशरूम की सफेदी, सब्जियों की हरियाली और मछलियों की चमक, ये सब मिलकर ठंड के मौसम को जीवन का त्योहार बना चुके थे। बरुआपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक छत व्यापार क्रांति बन गया था। सुबह के 5 बजे थे। धुंध इतनी कि सामने का पेड़ भी आधा दिखता, पर जंगल के इस पुराने आदिवासी गांव सिंदूरी बस्ती में दिन सूरज से नहीं, औरतों के काम से शुरू होता था। गांव के घर मिट्टी के, छतें पत्तों की, दीवारों में लकड़ी के कड़े, चारों तरफ पहाड़, बीच में गहरी हरियाली और पेड़ों के बीच हल्की आग की महक। चलो बहनों, पानी लेने चलें, वरना धूप निकल गई तो पहाड़ी सूख जाएगी। अरे धरा, पानी से पहले मैं लकड़ी की चिंता करूं। आज कड़कती सूखी चटाई भी नहीं मिल रही। मुझे तो आज भोला को समझाना है। बच्चे की मिट्टी की स्लेट टूट गई, स्कूल दूर, अब क्या करूं? और बिजली? कल रात फिर सारा घर अंधेरे में डूबा रहा, जुगनू भी नजर नहीं आए। मेरे खेत में कल जंगली सुअर घुस आया, पूरा मक्का चर गया। आज रात पहरा देना पड़ेगा। और मेरे यहाँ देखो, खाना रखो तो भीग जाता है, छुपाओ तो जानवर खा जाते हैं। छोटू का पेट कैसे भरूं? सभी बहुएं एक साथ हंसी मजाक करते हुए जंगल की पगडंडी पर बढ़ती है। सुनो सुनो, हम सबकी समस्या एक एक दिन सुलझेगी, और वो भी हमारे जुगाड़ से। जंगल की बहुएं किसी से कम नहीं। बहुएं पानी के झरने की ओर निकलती है। यहीं से कहानी शुरू होती है। हर बहू की अपनी जद्दोजहद, अपना जुगाड़। सुबह धरा झरने पर पहुंचती है। पहाड़ी से एक पतली सी जलधार बह रही थी। धरा अपनी टोकरी रखकर बैठती है। कब तक रोज 2-2 घंटे पानी ढूंढ? घर में माँ बाप की तबीयत भी ठीक नहीं, कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। पास में एक बुजुर्ग आदिवासी बाबा कमता बांस काट रहे थे। क्यों रे धरा, माथे पर चिंता की रेखा क्यों? बाबा, पानी घर तक पहुंच जाए तो आधी जिंदगी आसान हो जाए। बाबा मुस्कुराते हैं। जंगल में हर समस्या का रास्ता होता है, बस देखना आना चाहिए। वो धरा को लंबा बांस दिखाते हैं। बांस खोखला होता है, अगर इसे लाइन में जोड़ दो तो दूर का पानी घर तक बह सकता है। बांस की पाइपलाइन? अरे बाबा, ये तो कमाल का विचार है। धरा 2 दिन तक मेहनत करती है। बांस को काट कर जोड़ती है, छेद बंद करती है, पत्थरों से सहारा देती है। पास में कौशल्या, मीरा, जनकी सब देखने आती है। अरे वाह, बहू ने तो नदी घर तक बुला ली। धरा पानी की मंत्री बन गई रे। 3 घंटे बाद पहली हल्की छपछप की आवाज गूंजती है। पानी धरा के घर में गिरने लगता है। धरा की सास गौरी ताली बजाती हुई आती है। बेटे, तूने तो घर की जान बचा दी। माँ जी, ये घर हमारा ही तो है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी किसी काम आ सकी, आप लोगों की मदद कर सकी। धरा भावुक होकर झरने की तरफ देखती है। जंगल का पहला जुगाड़ कामयाब। कौशल्या जंगल में लकड़ी ढूंढ रही होती है, पर हर तरफ गीली पत्तियां। बरसात की वजह से टहनियां सूखती नहीं। कौशल्या काफी परेशान हो जाती है। आज अगर लकड़ी ना मिली तो खाना नहीं बनेगा। गोविंद भी भट्टी पर इंतजार करते होंगे। अब मैं क्या करूं? समय भी ज्यादा नहीं है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा है।
तभी वो देखती है कि आदिवासी बच्चे सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। दीदी, इसे सबड़ी कहते हैं। सूखी पत्तियां और गोबर मिलाओ, आग जल्दी पकड़ती है। कौशल्या आंखें फैलाकर देखती है और वो काफी हैरान हो जाती है। आदिवासी बच्चा जल्दी से आग जलाकर दिखाता है। ये देखो, जुगाड़ तैयार। ये तो सच में जुगाड़ है, और ऐसा जुगाड़ ही तो हमें चाहिए। बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में हम लोगों को कितनी परेशानी होती है, लेकिन अब वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। कौशल्या काफी खुश हो जाती है और तुरंत घर जाने लगती है। घर जाकर पत्तियां, गोबर और सूखी घास मिलाकर गोल गोल थापती है। ये सब आवाज सुनकर कौशल्या की सास रूपाई बाहर आती है। बहू, लकड़ी कहाँ से लाई और आग कैसे जल रही है? इस समय गीली लकड़ियों में आग जलाने से बस धुआं ही निकलता है, पर तूने आग कैसे लगा दी? लकड़ी नहीं माँ जी, जुगाड़। आग पत्तियों से भी जल सकती है, और बस पत्तियों से नहीं, गोबर, लकड़ी का चूरा, इन सब से भी जलती है। और मुसीबत तो हमारे सिर पर ही है, इसलिए जुगाड़ लगाना ही है। अरे वाह, तू भी धरा से कम नहीं। जंगल की असली बहू तो तू है। सारी बहुएं आती हैं, उसका तंदूर देखती हैं और सब काफी खुश होने लगती हैं। हमारे यहाँ तो ये पहली बार हुआ है। भाई, कौशल्या की आग का जुगाड़ तो धरा की पाइपलाइन से भी बड़ा है। कौशल्या का चूल्हा धुआं निकालते हुए जलता रहता है। कम लकड़ी, ज्यादा जुगाड़। मीरा अपने बेटे मोहन को पढ़ाती है, तभी उसकी स्लेट टूट जाती है। हे भगवान, पैसे है नहीं, ऊपर से नुकसान हो गया। अब नई स्लेट कहाँ से लाऊं? अम्मा, ये इतनी पुरानी थी स्लेट, टूटनी तो थी ही ना। अम्मा, मैं कैसे लिखूं? भगवान, हमारे जैसी गरीबी किसी को मत दिखाना। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी मेरा बच्चा इतना तरस रहा है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा। मीरा पास की मिट्टी उठाती है, गीली मिट्टी को चपटा करके सुखाती है, उसे पत्थर से लगातार रगड़ती है। धीरे धीरे वो एक मिट्टी स्लेट बनने लगती है। कोयले के टुकड़े से वो मोहन को लिखना सिखाती है। देख मोहन, ये जंगल स्लेट, ये मिट्टी की पेंसिल, इससे तू गांव का पहला पढ़ा लिखा लड़का बनेगा। मोहन चमक कर हंसता है और गांव में भी सबको ये जुगाड़ बताता है। सारा गांव ये नया जुगाड़ देखने आता है। मीरा, तूने तो स्कूल घर ले आई। और कोयले की लिखावट कितनी साफ है। अपने बच्चे को हर चीज के लिए तरसता देख किस माँ का दिल नहीं रोता है। और ऐसे में घरेलू औरत क्या कर सकती है? वो कोई ऐसा ही तो जुगाड़ करेगी ना। बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। हमारे गांव की सभी बहुएं जो घरेलू जीवन जी रही थी, अब उनका जुगाड़ शुरू हो रहा है। ऊपर से जब से हम इस जंगल में आए हैं, हमारा जीवन ही बदल गया है। मीरा की आंखें भर आती है। गरीबी में भी बच्चे का भविष्य ना रुके, यही उसका सपना था। उसी रात जनकी खाना पका रही होती है। चारों तरफ अंधेरा, बिजली नहीं, तेल खत्म। ऊपर से जंगल में जानवरों की आवाज। छोटे बच्चे बार बार डरकर चिपक जा रहा होता है। ऐसी आवाज से तो मुझे भी डर लग रहा है। बेचारा मेरा बच्चा कैसे सो पाएगा? जनकी सोच ही रही होती है कि तभी वो देखती है जंगल में जुगनू चमक रहे होते हैं। उसके दिमाग में तुरंत जुगाड़ आता है। वो एक पुरानी सूखी लकड़ी की डिब्बी लाती है, जुगनू पकड़कर उसमें छोड़ देती है। डिब्बी की पतली लकड़ी चमकने लगती है। अरे बहू, तूने तो घर को तारों जैसा कर दिया। जंगल में ऐसी रोशनी वाकई काबिले तारीफ है। फिर जनकी चीड़ का राल जलाकर मशाल बनाती है। उसकी रोशनी घंटों चलती है। रोशनी की वजह से जंगली जानवरों की आवाज भी अब कम हो जाती है। यही जुगाड़ जंगल में आई बाकी की बहुएं भी अपने परिवार के लिए करती हैं। गांव की बूढ़ी दादी आती हैं। पहले हम ऐसे ही जंगल में मशाल लेकर चलते थे। तूने पुरानी परंपरा जगा दी। जनकी मुस्कुराती है। अंधेरा अब उसे रोक नहीं सकता। अगले दिन सब कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। तभी जंगली सुअर रंजना के छोटे से खेत में बार बार घुस आते, मक्का उखाड़ देते, मिट्टी फोड़ देते। रंजना रात में खेत के किनारे बैठी होती है। आज अगर फसल बचानी है तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। उसकी नजर राख के ढेर पर जाती है। वो राख को खेत के चारों कोनों में घेर देती है। फिर कांटेदार झाड़ियां लाकर चारों तरफ लगा देती है। आखिर में पेड़ों पर लकड़ी की खड़खड़ आवाज वाली पट्टियां टांग देती है। रात में हवा चलती है, पट्टियां ठक 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 करती हैं। जानवर डर कर भाग जाते हैं। अगली सुबह उसका खेत बचा मिलता है।
रंजना, तूने तो दीवार बना दी और बिना पैसा लगाए। रंजना गर्व से खड़ी हो जाती है। जंगल ने उसे सिखाया, डर से नहीं जुगाड़ से जीतते हैं। अब कोई बहू हार नहीं मान रही थी। अब बारी थी 5वीं बहू की, बिंदु। सास ससुर बूढ़े, बच्चा छोटू छोटा, पति हरिराम लकड़ी काटने बाहर रहता है। खाना जल्दी सड़ जाता, बारिश में गीला हो जाता। बिंदु रोज रोती रहती है, छोटू का खाना कैसे संभालूं? जंगल में कुछ टिकता ही नहीं। एक दिन वो देखती है बारिश के बाद जमीन में छोटा गड्ढा पानी जमा कर लेता है, लेकिन ठंडा रहता है। उसके दिमाग में बिजली सी कौंती है। अगर मैं जमीन के अंदर भंडार बना दूं? वो गड्ढा खोदती है, अंदर पत्तियां बिछाती है, ऊपर मिट्टी की छाया बनाती है। एक जमीन वाला फ्रिज तैयार। सास सुकमा हैरान हो जाती है। अरे ओ बिंदु, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। अरे बहू, ये तो राजा महाराजाओं का अंदाज है। बिंदु मुस्कुराती है। टोकरी भर सब्जियां ठंडी ही ठंडी। अब छोटू भी खुश। एक दिन अचानक पूरा गांव संकट में पड़ जाता है। जंगल में भारी बारिश होती है, नदी उफान पर, लकड़ियां भीग जाती हैं, रास्ते बंद, जानवर घरों की ओर भागते हैं। सब घबराए। गांव का मुखिया बुजुर्ग परसों कहता है, अब क्या होगा? आज खाना, पानी, रोशनी कुछ नहीं बचेगा। तभी बहुएं आगे आती हैं और धरा सबसे कहती है, पानी की पाइपलाइन मैंने बनाई है, गांव भर को पानी मिलेगा। मेरी पत्तियों वाली आग सूखे में भी चलेगी। बच्चों को मिट्टी स्लेट से सिखाएंगे, स्कूल बंद हो तो क्या। जुगनू और राल मशाल से रोशनी मैं संभाल लूंगी। खाने को मैं अपने जमीन वाले फ्रिज में रख दूंगी, सबके लिए जगह है। और खेत खलिहान मैं अपने जुगाड़ से बचाऊंगी। गांव तालियां बजा देता है। बहुएं जंगल की शक्ति बन गई। 3 दिन लगातार बारिश। बहुएं अपने अपने जुगाड़ बांटकर सबकी मदद करती हैं। धरा की पाइप से पानी आता है। कौशल्या का चूल्हा सब घरों में लग जाता है। जनकी की मशाल पगडंडियों को रोशन कर देती है। मीरा बच्चों को पढ़ाती है। रंजना रात को पहरा देती है। बिंदु पूरे गांव का खाना सुरक्षित करती है। गांव में पहली बार औरतों की वजह से संकट टल जाता है। बारिश रुकते ही बुजुर्ग जमा होते हैं। आज के बाद इस जंगल गांव की ताकत हमारी बहुएं हैं। जुगाड़ सिर्फ बुद्धि नहीं, जीवन जीने की कला है, और ये कला इन बेटियों में है। सभी बहुएं सिर झुकाकर मुस्कुराती हैं। कुछ दिन बाद पूरे गांव में त्योहार लगता है, जंगल जुगाड़ उत्सव। बहुएं अपनी अपनी खोजें दिखाती हैं। लोग गाते हैं, नाचते हैं। पेड़ों पर सजावट, पत्तों से रंगीन झंडियां, मिट्टी के दिए। बिंदु छोटू को गोद में लेकर कहती हैं, देख बेटा, जंगल कठिन जरूर है, पर जुगाड़ हो तो जीवन कितना सुंदर बन जाता है। धरा, कौशल्या, मीरा, जनकी, रंजना हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाती हैं। हम जंगल की बहुएं, जुगाड़ हमारी शान। गाना बजता है। सारा गांव नाच उठता है। एक सुंदर, आत्मनिर्भर होकर घरेलू बहुएं अपना सम्मान बनाती हैं।